नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ ऑफ कोर्स करण अजय रैना एंड हम लोग हैं इस टाइम मुंबई पे। अब आज हम लोग निकलने वाले हैं, बट सोचा कि एक थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होनी है। और क्योंकि मिले थे तो एक बात तो करनी करनी है, बट इस बार थोड़ा सा डबल धमाका भी करना है हमको। तो आज भी देखेंगे आप सर को और कल भी देखेंगे। थैंक यू सर, पहले तो मिलके बहुत ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड एन ऑनर। सेम है राधी। सर, ट्रंप ने फाइनली थ्रेट दे दी है 48 घंटे की। भैया 48 घंटे में अगर ईरान नहीं सुधरता तो हम पूरा इलेक्ट्रिक और ये सब कुछ उड़ा देंगे, ईरान का सब कुछ खत्म कर देंगे। अब क्या होगा? जो भी कह लो, ट्रंप की थ्रेट्स, टाइमिंग पे उसकी थ्रेट्स हमेशा बैठी हैं। हाँ सो दैट्स समथिंग यू कांट इग्नोर। देखो, दो किस्म के डिसीजन होते हैं उस लेवल पे, किसी भी लेवल पे लीडरशिप के। एक तो होता है कि आप बड़ा डेलिब्रेट सोच समझ के डेमोक्रेटिक लोगों से 10-12 लोग हैं एडवाइजर, उनका जो मेजॉरिटी ओपिनियन है उसको बुला के आप एज ए लीडर यू से ओके दिस इज। एक होता है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, जो अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। आपकी गट फीलिंग्स को प्रिपेयर करके निकाल के आपके दिमाग में डालने की जो प्रोसेस है, उसमें जो इनपुट्स सही होनी चाहिए। तो ये उसका इंट्यूटिव डिसीजन लगता है मुझे ट्रम्प साहब का। और मुझे ये डाउट है कि उसको शायद इन्फॉर्मेशन सही फीड की जा रही है। आई हैव माई डाउट्स। हालांकि हम हमेशा कहते हैं, हम दोनों इस पर एग्री करते हैं कि ट्रम्प का जो भी फेस है उसके पीछे लोग हैं। जैसे मेथड टू मैडनेस इतना भी नहीं है जितना हमें लगता है, बट थोड़ा बोलने में वो तेज है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे एक्चुअली उनके ग्रिड पे करता है तो आदि जैसे ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे अटैक हुआ तो उन्होंने जाके, अभी वो कोई कह रहा है कि इट वाज जैसे सिग्नलिंग, कोई कह रहा है कि मिस हिट डिमोना। हुआ है, तो इसराइल के न्यूक्लियर उस पर डाल दिया। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक ग्रिड उड़ाओगे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ाओगे, तो यूएस का तो खैर कुछ क्या करेगा वो। व्हाट हैपेंस इफ यूएई का, कतर का, सऊदी का उड़ जाए तो? बिकॉज ईरान अभी गेम तो यही खेल रहा है ना। वो अमेरिका को डिगो गार्शिया पे उसने 2 मिसाइल फेंकी, दैट्स ऑल राइट, लेकिन अगर आप डेली नंबर काउंट करो, जितना हिट वो अमेरिका के फ्रेंड्स को कर रहा है उतना वो अमेरिका को पर से नहीं कर रहा, कर ही नहीं पा रहा। अमेरिका तो ब्लॉक कर रहा है वट एवर। तो फ्रेंड्स में सारे इसराइल, सऊदीज, कतर, यूएई और अब तक जॉर्डन बचा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉर्डन में भी हिट नहीं हुआ है नहीं। ना। तो ये फिर बेसिकली क्या एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एस्केलेशन लैडर ईरान कंट्रोल कर रहा है इस टाइम। इट इज अ, मैनी विल नॉट एग्री विद दिस, बट क्या है, मैंने कहा ना, जो अंडरडॉग होता है, अंडरडॉग के बड़े बेनिफिट्स होते हैं। ही इज गॉट नथिंग टू लूज। वो करता जाएगा। अमेरिका कहाँ तक रोकोगे आप? कल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ा दो, उसके बाद क्या करोगे? ही इज गॉट नथिंग टू लूज। वो अभी सुसाइडल मोड में है ईरान। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। और ये बात जो हो रही है कि बीच में ईरान का टोटल लग रहा था कि मिसाइल फायरिंग कम होगी या ड्रोन फायरिंग कम होगी, ये हुई भी है। लेकिन कल जैसे उसने इसराइल पे अटैक किया है और डिगो गार्शिया, ठीक है, एक रास्ते में गिर गई, एक पहुंची, उसको इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल को। द फैक्ट रिमेंस कि उसके पास कुछ तो अभी बाकी है। और कुछ बाकी का क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री सिकुड़ती है वो उतनी डेंजरस होती जाती है। बिकॉज फिर आप क्या, जो बचा कुचा जो बेस्ट आपके पास है, क्योंकि मेरा मानना है उसके पास न्यूक है, ऑलरेडी है, और अगर उस पे बात आगे आती है तो इट विल बी डिजास्टर। वो तो अगर होगा भी तो अगर इस लॉजिक के साथ देखोगे तो वो फिर एंड में चलाएगा ना। या जो उसको लगेगा कि मेरा एंड है मेरा एंड हो गया अभी, भैया, या अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज ईरान यूज नहीं करेगा। उसको पता है कि न्यूक यूज करना मतलब अपने लिए फिर बहुत बड़ी मुसीबत बुलाना है, फिर बड़ा कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिकॉज ईरान पे भी होगा सर, या सिंपल या, स्ट्रेट, या जस्टिफाइड होगा फिर बिल्कुल तो। बिल्कुल। फिर तो आई थिंक अमेरिकन आर वेटिंग कि ये डर्टी फेंके या फिर न्यूक करे, या फिर इनको कोई फॉल्स फ्लैग ना करवा दें डर्टी बोल के, इन विच केस ऑल 3 केसेस ईरान विल बी न्यूक्ड। नाउ लेट्स सी दिस सिचुएशन सर, थोड़ा सा। ट्रम्प अगर अभी भी, चलो मतलब वो कुछ नेगोशिएशन पीछे से तो हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम भी कर रहे होंगे, कतरीज भी कर रहे हैं, ओमानीज भी कर ओमानीज रहे लगे हुए हैं, या हैं, इजिप्शियंस लगे हुए हैं, कोई यूरोप यूरोप से भी, रशिया से भी कोई बात कर रहा हो, कोई वो नहीं है। मल्टीपल चैनल्स विल बी ऑन, और वो होता है, हर वॉर में होता है, मल्टीपल चैनल्स ओपन होते हैं। लेट्स से ये अभी रुक जाता है कि भाई अच्छा ठीक है हो गया वापस आ जाओ, लेकिन एक अग्रेसिव पोजीशन लेके अमेरिका वहीं खड़ा रहता है, उसके शिप्स को इंटरडिक्ट करना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऑल दैट नॉनसेंस, बिलो वॉर एक्टिविटीज शुरू होती है। तो पहले तो आई मीन, डू यू थिंक कि कुछ ना कुछ अग्रीमेंट अभी होगी? वन टू,
अगर होती भी है, टू माई माइंड अमेरिका विल नेवर एक्सेप्ट ईरान ट्राइंग टू डू एनीथिंग हियर, क्योंकि वो अगर कुछ होगा भी तो फिर मतलब जब भी वो कुछ करेगा ठक करके फिर ये शुरू हो जाएगा। तो ये कोई एक ऐसी वॉर पे आप आ रहे हो जहां पर ये इसको एंड ही करना पड़ेगा, इधर वन वे और द अदर, अदरवाइज देयर इज नो रिस्पाइट। ये खत्म, यू विल हैव टू गो टू द लास्ट माइल। ये कोई ऐसी वॉर है? देखो, इसका लड़ाई है किसकी, अगर आप इसको चाइना और उसका एंगल को साइड पे रख दो, अदरवाइज लड़ाई किसकी अगर इसको आप हिस्टोरिकली ट्रेस करें, लड़ाई है इसराइल और ईरान की। और इसराइल को क्लियर पता है कि देयर इज नथिंग लाइक 5 साल का पॉज, 10 साल का पॉज। ये वही है कि अगर आप कई बार जानवरों को मारते हो तो ना मारो, अच्छा है उसे जख्मी करके छोड़ दो, तो वो ज़्यादा घातक हो जाता है। तो इसराइल की तरफ से देखो तो वो चाहेगा कि इसका टोटल कंक्लूजन हो, और कंक्लूजन अब इतने बड़े देश के साथ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो चाहेगा कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी, इनकी न्यूक्लियर बिल्डिंग कैपेबिलिटी सब कुछ खत्म हो जाए। भी चाहे हमें डाउट्स जो कि अचीवेबल है, only by bombarding and throwing missiles, I don't think it can be achieved. If that is not the case, तो दुनिया पूरी कह रही है कि अमेरिका का सही टाइम है, निकल जाए चुपचाप, विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल जाए। लेकिन जो आप कह रहे हो कि एक पहली बात करते हैं एग्रीमेंट। देखिए, एग्रीमेंट का ऐसा है कि पिछले 2 साल में अमेरिका ने कम से कम 3 बार ऐसा काम किया है कि निगोशिएशन चल रही हैं और आपने उसी को उड़ा दिया। हमास के साथ इसराइल ने किया था, इधर भी ईरान का भी जो सुनने में आ रहा है, कितना फैक्ट है पता नहीं, बट वेस्टर्न मीडिया खुद ही बोल रहा है कि ये ईरान हैड सेड ओके यस, ऑलमोस्ट सब कुछ मान गया था नेगोशिएशन में, इंक्लूडिंग कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोक देगा और न्यूक्लियर पे नहीं काम नहीं करेगा। वो तो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर है ही नहीं। तो यहाँ ओमान के हिसाब से सुनो तो ओमान का जो बीच बिचौलिया का काम कर रहा था कि एग्रीमेंट हो ही गया था ऑलमोस्ट, और अगले दिन आपने उसको, अगले 48 आवर्स के अंदर आपने बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी। तो आप बताइए कि अगर आप ईरान है तो आप अमेरिका पे विश्वास करोगे नहीं। इनफैक्ट अमेरिका की तो एग्रीमेंट का तो ये कहानी होगी कि कोई विश्वास नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं करेगा उसके ऊपर, वो तो दोनों तरफ से वही, वो एक इक्वालिटी के पोजीशन में खड़े रहेंगे। तो अगर रुकने का जो चांस लगता नहीं, अगर एक ही चांस है कि किसी तरीके से बैक चैनल बात हो, अमेरिका उठे और बोले कि हम जीत गए वहां से निकल जाए। अगर वो हैंग अराउंड करता है ना, अगर वो, मैं कह रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ मैं, अगर वो हैंग अराउंड करता है कि मैं एग्रीमेंट भी कर लूँ, लड़ाई रुकवा भी लूँ, और ईरान के को दादागिरी को रोकने के लिए मैं यहाँ पे आई फ्लोट अराउंड, आई डोंट थिंक इट विल एंड एवर। विल अमेरिका एवर लीव दिस प्लेस? कैन अमेरिका सस्टेन इटसेल्फ फॉरएवर हियर? अभी टाइम बिंग के लिए तो कर ही सकता है सर, टाइम बिंग के लिए कर सकता है। तो वो टाइम बिंग का ही तो बता रहा हूँ ना तो सर। टाइम बिंग के लिए ईरान लड़ेगा फिर देन देयर इज नो दिस थिंग ना, मुझे नहीं लगता है बंद खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ना अमेरिका, अगर अमेरिका लेट्स से अपना जो क्या नौसेना का बेड़ा है ठीक है, उसको थोड़ा पीछे भी कर ले, ऑलरेडी उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वैसे भी इस रीजन के अंदर होते हैं, एक बहरीन में बैठता है 5th फ्लीट का, और एक रेड सी इस एरिया में वैसे भी उसकी डिप्लॉयमेंट रहती है। डिएगो गार्सिया उसका वैसे भी यहाँ पर है, बाकी जो मिडिल ईस्ट के बेसिस हैं वो वैसे के वैसे वहां पर है, डैमेज है बट है ना। तो फिर अगर ये एक कनेटिक एक्शन रुक भी जाता है, टेंशन विल स्टिल रिमेन। वो होगा कि बहरीन पहुंचने नहीं देगा ना, बहरीन ईरान उसको बैठने नहीं देगा, तो फिर तो टेंशन विल स्टिल रिमेन। तो वही है ना, देयर इज नो, अभी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑफ रैम्प निकालो, ऑफ रैम्प का ये है कि अमेरिका उठ के चला जाए, फिर जा सकता है, वो जा सकता है इतना लॉस करवा के, बट सेम टाइम क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है तो निकलना, डिसएंगेज करना पॉसिबल है। बट हम सिर्फ युद्धपोत को क्यों देखें, अमेरिका के बेसिस है यहाँ पे, अगर अमेरिका निकल जाता है तो उनको कौन बचाएगा बेसिस को? बेसिस तो वही, अगर बेसिस को बचाने के लगे तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो अमेरिका के ऑलरेडी हैं खाड़ी में, ईरान के अंदर नहीं है बट है, तो डिसएंगेज करना भी बड़ा मुश्किल है। सो देयर इज नो, इट हैज टू गो टू इट्स एक्सट्रीम एंड। लग रहा है पहले से हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक पे जाके ना खत्म हो कहीं, समवेयर देयर इट विल मे बी डर्टी, आई डोंट नो। इट इज अ एक्सट्रीम एंड यस, जिस पे जाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक रशिया यूक्रेन, नहीं वो नहीं, जो आज सी कंपैरिजन देख रहे हैं ना सर, लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट द कंपैरिजन। अगर ये रशिया यूक्रेन को कंपेयर करो, आज अगर रशिया रोक लेता है जहां पर भी है, अच्छा भाई सीज फायर लाइन, दे कैन मेंटेन देमसेल्व्स देयर, जियोग्राफी है ना, ठीक है। यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, जो आपका चोक पॉइंट है, वो अमेरिका कभी छोड़ ही नहीं सकता। चोक पॉइंट तो नहीं छोड़ेगा आदि, लेकिन जियोग्राफी ये डिक्टेट करती है कि मॉस्को जो है वो उसने अपना कंट्री का साइज बड़ा कर लिया, और ऑलरेडी यूएसएसआर के टाइम में बड़ा था, दे नो इट, रास्ते भी पता है, सब सिस्टम भी पता है।
यहाँ आप अपने घर से 6,000 किलोमीटर दूर लड़ रहे हो, और क्यों लड़ रहे हो कि आपके वहाँ पे प्रेजेंस सिग्निफिकेंट थी या है। अब आप यहाँ से विड्रॉ होते हो, पीछे हटते हो, जैसे टिको गार्शिया अगर वहाँ से अगर युद्ध पोत काल को चले 3 दिन के बाद पहुँचता है ईरान, तो आपके जो बेसिस हैं वो वल्नरेबल हो गए। ईरान में जब तक लास्ट सांस बचेगी वो उनको हिट करता रहेगा, तो इसका मतलब जब तक ईरान की लास्ट सांस है आप यहाँ से निकल नहीं सकते। निकल नहीं सकते। तो फिर आप चौक पॉइंट पे बैठे हो, अगर आप ये ड्रामा ना करते, ये इस पंगे में ना पड़ते और चौक पॉइंट पकड़ लेते, तो शायद जो हम पहले बात करते थे, जो अमेरिका का डर्टी प्लान था कि इंसर्जेंसी बढ़ा दो, इधर से इसको घुसेड़ दो, उधर से किसी को घुसेड़ दो और तमाशा देखो, ब्लॉकेट लगा के बैठ जाओ, पॉसिबली दैट वुड हैव वर्क बेटर। I have been of the opinion that इससे ज़्यादा kinetic से ज़्यादा they would naval blockade बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। You would have interdicted, उसके तेल पकड़ लेते तुम, उसका सारा ट्रेड बंद कर देते, उसके अंदर आप टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर घुसाओ, उसको डिस्टेबलाइज करो, उसके बाद देन यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू से अच्छा भाई ये सब हो रहा है, अब तेरे को मैं ऊपर से मार भी सकता हूँ। या नेचुरली राइट। आपको हॉर्मुज के मुंह पे बैठने की जरूरत नहीं थी, आप वहां से 200 किलोमीटर पीछे ब्लॉकेट लगा लो, कोई भी इंटरनेशनल शिप जा ही नहीं सकता आपके उसके टोल गेट के बराबर, तो ईरान का रह जाता उधर ही उधर, मतलब आप घुस गए ना अंदर। सो डू यू थिंक दिस कैन बी डन टुडे सर? अगर आज जो युद्ध विराम होता है उसके बाद ब्लॉकेड लगा देता है कि भाई ईरान का मैं कुछ जाने नहीं दूंगा यहाँ से, विल इट वर्क टुडे? नहीं ना, फिर युद्ध विराम हुआ नहीं ना। नहीं, अगर हो जाता है, अगर आप सीज फायरिंग करते हो ये कह के कि ठीक है भाई, मैं सीज फायर पे क्या होता है कि भाई हमारा ऑफेंसिव खत्म, मगर एट सेम टाइम पीछे हट के ब्लॉकेट लगा लेते हो तो फिर वही बात आ गई ना। सो बेसिकली दिस थिंग नाउ सर, ये जो पूरा गेम चल रहा है एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि ये बहुत, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इससे अमेरिका का क्या फ्यूचर। देख, अमेरिका ने एक चीज तो अनाउंस करी, जैसे कल मैंने शो में भी बोला था कि भाई मेरे को डिस्काउंट मत करो, मेरे पास दम है अभी भी लड़ने का, तो यू कांट डिस्काउंट अमेरिका एनीमोर। जो पहले बोल रहे थे ना मर गया लुट गया खत्म हो गया, ये ना है। एंड उसके पास कैपेबिलिटी भी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ये है, अभी वो अपने पूरे रिचार्ज करेगा, 1-2 साल में खड़ा हो जाएगा वापस कहीं पे। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर बोल रहे थे कि भाई पूरी तरह से इधर उधर शिफ्ट होएगा, इसमें अमेरिका तो ने अपनी जगह तो बना ली है। अब ये जो एक चैलेंजर था इसका, चाइना, रशिया तो खैर मेरे को तो जैसे आप और हम दोनों अग्री करते हैं कि भाई वहां पर कोई एक डील हो रखी है। जो इसका चैलेंजर था चाइना, उसकी हवा और निकल गई। सो ईदर वेज अगर आप देखो, अमेरिका जो एक वन अप मशीन ढूंढ रहा था चाइना से, वो उसको मिली है कि नहीं मिली है? हाउ डू यू सी इट? इसके देखने के दो तरीके हैं। अमेरिका उन पोजीशन पे आज भी वो टॉप पे है, कोई डाउट नहीं। और ये जो अमेरिका बर्बाद हो गया ना, ये डी डॉलराइजेशन लॉबी का बातें हैं कि अमेरिका और कुछ करे ना करे, अमेरिका बर्बादी कर सकता है किसी की भी, खुद भी चाहे बर्बाद हो जाए बट बर्बादी कर सकता है। दैट्स द प्रॉब्लम विद अमेरिका ना सर। तो मतलब इसे बिग पावर, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। रोगिश ठीक है, आपके यहाँ पर यूक्रेनियन भेजता है, आपके साथ पाकिस्तान में उल्टे काम करता है, रशिया को सेंट्रल एशिया में छेड़ रहा है, यूक्रेन में छेड़ रहा है, चाइना को इधर से, हमको पता है चाइना में अगला जाने वाले हैं जिहादी इस तरह से उस तरह से, तो उसके एक केओस कैपेबिलिटी है जिससे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो सुपर पावर को डिफाइन, देखो सुपर पावर्स को हम प्रॉक्सी वॉर से डिफाइन नहीं करते ट्रेडिशनली। आपका मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो कहती है सुपर पावर हो कि नहीं। उसमें एक चैलेंज तो आया, ईरान ने इतना तो बता दिया कि भाई अगर तुम्हें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। आपको याद है जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई लगी थी, हम बड़ी बार पहले हुए बात करते थे कि स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और आपको एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। लड़ाई लड़नी है तो आपको मिसाइलें एब्जॉर्ब करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, जो कि जब हमारे लोगों ने कितने राफेल गिरे, कितने जहाज गिरे पूछना चाहिए, तो उस टाइम भी हमने बात की थी कि भैया ऐसा है, नुकसान होता है और आपको हिम्मत होनी चाहिए वो सब एब्जॉर्ब करने की, उसके बाद आप रिकॉयल करते हो। तो ईरान ने ये तो बता दिया कि भाई ऐसा है कि मैं वॉक ओवर नहीं, अभी एक टाइम के का सोच रहे थे कि अमेरिका किसी भी देश में जाके कहीं से भी वॉक इन वॉकआउट कर जाता है, जो उसने किया, इराक में किया और उसने अफगानिस्तान में चलो ह्यूमिलेट होकर किया, 20 साल रहा ना। वो वाली जो उसका डिज़ाइन है ना, किसी इलाके में जाना और वहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, फिर वहाँ के रिसोर्सेज को चुराना, बेसिकली तेल, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आई विल नॉट से कि अमेरिका की क्लियर कट विक्ट्री है। हाँ, वो गली का गुंडा है जो कहता है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और उसके बदले में मैं खुद बर्बाद हो जाऊँ, मुझे बर्बाद नहीं, वो वाला एटीट्यूड है। लेकिन सुपर पावर एक वो होता ना, और सुपर पावर जो दुनिया को बोलती है कि तू ये कर,
तू ये कर, तुम दोनों आपस में ना लड़ो, वो वाला आई डोंट थिंक अमेरिका। चाइना का क्या इसमें देखो, क्योंकि चाइना का बहुत झटका लगा है इससे, ईरान का वॉर से, उसका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है एंड जिस तरह से वो अपने साइंटिस्ट को निकाल रहा है, J20 साइंटिस्ट को निकाल दिया। पता चला सर, बाय द वे, J20 का जो पूरा डिजाइन है वो मिग 1.44 बनाया था ना इन लोगों ने एक, ये उसका कॉपी पेस्ट करा है इन लोगों ने। तो कॉपी पेस्ट ही करते हैं वो। ठीक है, तो J20 इज नॉट ओरिजिनल J20, वो मिग 114 का जो 1.444 वो रशियंस ने बनाया था। वही जो S-300 की कॉपी इन्होंने कर ली वो, अपनी तो एयर डिफेंस रडार्स की। चाइना का जो आप देखो, यू नो, जो एक स्ट्रक्चर है उसको तो काफी जोर से झटका लगा है। उसका जो एक अस्तित्व होता था दुनिया के अंदर कि भाई चाइना इज द नेक्स्ट राइजिंग पावर, आप उसको कहाँ देखते हो? इसलिए मैं इस लड़ाई को यहाँ खत्म होते नहीं देखता, बिकॉज जापान का यही स्टेटस था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और 2 से पहले। दुनिया कह रही थी कि नंबर 2 इकॉनमी बनेगा जापान, और वन डे 50 साल में वो अमेरिका को ओवरटेक कर जाएगा। तो अमेरिका और जापान रशिया से लड़ रहा था, उसको रशिया से लैंड का इशू चल रहा था, और अमेरिका ने बॉम्ब फेंक दिए 2 एटॉमिक। इसलिए चाइना का भी सेम स्टेटस है, और चाइना को डिग्रेड किए बिना अमेरिका को चैन नहीं आएगा। ये बात सही है कि खाड़ी में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है आज की डेट में नहीं दिख रहा, रशिया का भी नहीं दिख रहा, और जो उन्होंने हेल्प करनी थी की, ठीक है, अभी भी सैटेलाइट वेटेलाइट चल रहे हैं। बट चाइना एक थोड़ी सी मिस्टीरियस किंगडम है, उसने अभी पत्ते खोले नहीं है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि चाइना हैज़ अ वे ऑफ सेइंग कि मेरे को क्या भाई, लड़ रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट आया उसके बाद ना चाइना ने चू निकला है ना कुछ। वो चाइना की खूबसूरती है, वो बात नहीं, वो नहीं करता, वो बोलता नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि चाइना ने अपना BRA करके दुनिया भर में जड़ें फैलाने की कोशिश की, बट हर एरिया का, हर देश का ना अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जो कहता है भाई मेरे को ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसके अंदर तो वो है वो ठोकूंगा। फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है जो उससे बड़ा होता है, जिसमें अपन इन्फ्लुएंस हो ना हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट बड़ा होता है उसमें। तो मैं अभी किसी ज़माने में हम सोचते थे कि जो वेस्ट एशिया है वो रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट दोनों है। पर जो आप कह रहे हो, जो सही कह रहे हो, उसमें ये लग रहा है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सिकुड़ गया है चाइना बहुत जोर से। और बीच में जो पाकिस्तान का जो हो रहा है डमाडोल कहानी, और कल अगर पाकिस्तान का वो एक्स एम्बेसडर टू इंडिया बासित अगर ये कह रहा है कि अमेरिका अटैक करेगा, तो मैं ये पूछ रहा था क्यों, इसके दिल में बात क्यों आई? क्या अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता इतना खराब हो चुका है? सर 20 मार्च 2026 को अमेरिका की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करा है ऑन 1971 recognizing the 1971 जेनोसाइड, और फिर तुलसी कबाड़ के जो स्टेटमेंट आया पाकिस्तान का, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो उस संदर्भ में देखोगे तो फिर यस, चाइना का तो अपना वेस्टर्न एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस घटते 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 पाकिस्तान से भी निकला, तो फिर चाइना का जो खुंजरे पे जाके खड़ा होगा वेस्ट। लेकिन फिर उसका ईस्ट भी है, और ईस्ट में अमेरिका का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी है, बिकॉज जापानीज है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है। वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे जब तक एक डिसाइसिव ब्लो ना मिले, जैसे ऐसा कुछ हो कि जिसमें चाइना कुछ ना कर पाए, जब तक वहाँ नहीं होता तो वी कांट रियली से, हो सकता है चाइना कहे भाई ठीक है, मैं अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को मैं अपने ईस्ट में रखूंगा। आप शिफ्ट होते देखते हो, जो मैं अगेन कल मैंने एक मेंशन किया था कि क्या भारत के ऊपर से ये फ्रंट निकल के इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होना है। या ठीक है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीजनल। ठीक है, इंडिया का जो भी है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लिमिटेड रहेगा। इट्स नॉट दैट कि चारों तरफ गोलियां चलेंगी इसके अंदर, जिस तरह से ईरान के एरिया में हो रहा है। तो ये आपको इस तरफ फ्लिप होता हुआ दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है अगले 2 साल के अंदर। हाँ, और अच्छी बात है कि इस टाइम हम भी अपने एम्बिशंस को रीजनली रखें, क्योंकि इस टाइम हम स्टेप आउट करेंगे ना तो लगेगी बीच में खाम खा फंस जाएंगे। तो आई थिंक इट्स बेटर टू कंसोलिडेट, और बेटर कि जो घर के अंदर गंद मचा हुआ उसको ठीक करें, जब तक ये बाहर 2-3 साल लड़ते रहें। उसके बाद विल सी, उसके बाद आई थिंक एक नेचुरल आउटकम्स क्या होगा कि IOR को जब हम बोलते हैं, जो क्लेम करते हैं, उस टाइम लोगों में बड़ा शोर मचाया, ईरानी शिप नीचे गिर गया, ये वो IOR को हम नेक्स्ट फेज जो स्टेबल होगा, तो आई थिंक हम फिर IOR के एक अनचैलेंज्ड पावर बनेंगे। इधर पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा वेस्ट एशिया में, और अगर चाइना की तरफ कुछ होता है उधर भी गया, सिंगापुर के आगे भी गया, वैक्यूम क्रिएट होगा। तो और उसमें देखो ना, अब 4 साल में ये भी तो देखो आपका प्रोजेक्ट निकोबार कहाँ पहुंच रहा है।
अगर आपका दुबई गिर रहा है जिस पे दुनिया भर इन्वेस्ट कर रहे थे और सिंगापुर के आसपास इंस्टेबिलिटी होती है, तो आपको इंडियन ओशन में एक पेनिनसुला दिख रहा है जिसमें एक वर्ल्ड क्लास ओशन सिटी बन रही है, जो कि दुबई और सिंगापुर की कैपेबिलिटीज़ को मिला के, एम्बिशन तो उनका यही है। तो अगर आप उनको पूरी दुनिया के मर्चेंट लाइंस को और मर्चेंट बिजनेस सेंटर्स को एक नई जगह देते हो स्टेबल, तो फिर तो आपने पूरा ही नक्शा चेंज कर दिया। फिर हमने क्या हुआ कि हमने मिलिट्री तो चलो छोड़ो, क्योंकि मिलिट्री तो दिखती है, कहानी पैसे की है। हाँ, अगर हम इस युद्ध में कहीं ना फंसें, और इकॉनमी मैं नहीं कहता 8% पे ग्रो करेगी, अगर ईस्ट की तरफ खुल जाता तो गैस वैस का बड़ा इशू पड़ेगा, तो हम 4-5 पे भी ग्रो करते रहे 2-3 साल, बट हम कंसोलिडेट कर लें अपने इलाके को। तो आई थिंक वी शुड एम, छोटा एम करके देन वी शुड, हम वो ना करें कि इतना ना काट लें कि चबा ना पाए, जो चाइना ने गलती जो करी है। चाइना ने की, बिल्कुल। तो चाइना ने बहुत बड़ी गलती करी है कि वो, एंड ये मैं हमेशा मानता हूँ सर, जब से शी जिनपिंग आया है उसने जो अपने एम्बिशंस रखे कि भैया चाइना लेड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, चाइना इज नंबर 1, चाइना। अब आप जहां पर ये नंबर वन बोलना शुरू हो जाते हो तो पहले तो नंबर 2 घुसता है, आप नंबर 1 जो एक्चुअल है वो लगेगा आपके पीछे, नंबर 2 लगेगा, नंबर 3 लगेगा, नंबर 4 लगेगा, नंबर 5, सारे लगेंगे आपके पीछे। जब आप बोलते हो भैया मेरे को नंबर शुम्बर का नहीं फर्क पड़ता, मेरा ये इलाका, बाकी तुम जो करना करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव जो आप दे रहे हो इस टाइम पे। यही चाइना ने ये गलती की है ना, आपको बनाने वाला अमेरिका, चाइना बना तो अमेरिका के सिर पे है ना। हाँ, अगर आप चुप रहते, तो चुप रह के आप कंसोलिडेट करते, हमारी तरफ जो भी करते भारत के साथ, फिलीपींस, वियतनाम, अपने छोटे वाले इलाके में दादागिरी करते रहते ना, पीपल वुड हैव पॉसिबली, वो जो G2 की बात होती है कि एक इलाका तो संभाल ले, अमेरिका में को तो वैसे, ऐसा मैं कभी माना नहीं G2 फिलासफी को, बट चलो मान लेते। अब इन्होंने फिर हाँकना शुरू कर दिया, आंखें दिखानी शुरू कर दी, लाइक यू सेइंग। यही लेसन मैं सीख के कह रहा हूँ कि हमें नहीं चाहिए इस टाइम कोई ग्लोबल एम्बिशन रखना। ग्लोबल एम्बिशन होना चाहिए दिल में, अपना रीजनल कंसोलिडेशन करो, और अगर आपका नेबरहुड स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद वी स्टार्ट गोइंग आउट। ये ना हो कि घर के आसपास और आग लगी हुई है और हम चल पड़े मालदीव्स, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉरिशस में, वो अभी नहीं बनती सेंस। अभी वापस आते हैं इस तरफ सर, ईरान की तरफ। अमेरिका के पास 2-3 टेढ़े मेढ़े ऑप्शंस अभी हैं, हमने जिहादी वहादियों की तो बात करी है, एक ऑप्शन है अभी भी पाकिस्तान, जिसको जो भी देखा जा रहा है, व्हाटएवर सेड एंड आंसर, उसके ऊपर प्रेशर तो डाला जा रहा है, ठीक है, तू कुछ कर इधर से, सऊदी बोल रहा है, प्रेशर है, लेट्स से पाकिस्तान ओपन समथिंग फ्रॉम हियर, कुछ बेवकूफी यहाँ से करता है वो, एयर स्ट्राइक कर दी या कुछ कर दिया इधर उधर, समथिंग देव डन, फिर क्या होता है? पाकिस्तान को तो आप इन्वेजन होते हुए देख सकते हो। पता चला IRGC का जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं जहाँ कुछ हो नहीं रहा, बोला अरे बोर हो गया यार, चलो चलते हैं अंदर, क्योंकि जो शिया बेल्ट है पाकिस्तान की परचिनार में, और बलोच वैसे ही आपको पता है there's a issue there। अफगानिस्तान विल से भाई साहब आपको आना है, प्लीज, स्ट्रेट रोड है सर। पाकिस्तान बिग ट्रबल। और पाकिस्तान देखो आपको क्या है, आज पाकिस्तान की ऑयल की डिस्ट्रप्शन हो रखी है, पूरी दुनिया को हुई है, तो पाकिस्तान की तो वैसे भी होनी थी। पानी ऊपर से हम रोक रहे हैं, बिजली अभी समर्स आ रही हैं, तो गर्मियों में इनकी पावर जनरेशन की कैपेबिलिटी जो वाटर बेस्ड है, हाइडल पावर, वो तो समझ लो अभी हमने कर दी डिस्टर्ब्ड। टर्बाइन एक बार रुक जाती है ना आधी, दैट टेक्स मैनी डेज टू रीस्टार्ट द होल प्रोसेस। बची आपके पास कुकिंग गैस जो आपकी सुई से आती है, वो भी सिर्फ पंजाब को जाती है, बाकी हाँ, बाकी तो उनको प्रोवाइड नहीं है ना, बाकी दे डोंट केयर। पिछले साल BLN ने सुई पे 7 दिन के लिए डिसरप्शन की थी, अभी महीना पहले, हाँ, महीना भी नहीं, हफ्ता पहले, तो हफ्ता अभी डेढ़ इसको अगर इनलार्ज कर गया, या ईरान ने एक मिसाइल सुई के ऊपर मार दी, तो मरियम फिर ब्रेड भी कैसे खाएगी यार? चूल्हा बनाएंगे सारे, हाँ, चूल्हा जलाएगी फिर। पता चला मरियम तेरी जो गोरी चिट्टी काली होगी, नाकों में धुआं घुस गया। आपको लगता है पाकिस्तान कुछ करेगा सर? कोशिश करेगा, ना करे, ओपनली ना करे। कोशिश तो बहुत कर रहा है, अफगानिस्तान से पंगा ले रखा है उसने, या थ्रू शो कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कल रात ईद पे भी अटैक किया अफगानिस्तान पे उन्होंने। पाकिस्तान अवॉइड तो करेगा, बट आपने एहसान इतने ले रखे हैं सऊदी से कि अगर आप सऊदी की एक्चुअली अगर वो डिमांड करे, सऊदी से गाली निकाल रहे हैं अभी पाकिस्तान को, तो भाई फिर मुश्किल है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अफगानिस्तान से आपने पंगा ले रखा है, ठीक है, तो और आपने इतना बड़ा पंगा ले रखा है, यू ब्लडी टारगेटेड द हेड लीडर, तुमने यू डिडंट लिमिट इट
तुमने इधर उधर ठोक दिया जाके लोगों को, वहां ड्रोन फैक्ट्री साला 100 मीटर दूर है, तुमने इधर मार दिया जाके, तुम्हारा वेपन्स वहां पर अगेन चाइनीज वेपन्स पड़ी। तो they've taken whatever said and done sir, उन्होंने एक अलग वॉर शुरू करी है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस वॉर। हाँ, लेकिन होगा नहीं वो, क्योंकि अफगानों ने अभी तो बदला शुरू नहीं किया। तो अगर लेट्स से अफगानों को अमेरिका या हमारे थ्रू से कोई मैसेज आता है, छोड़ दो अभी थोड़ा टाइम, इनको ये करना है, करने दो इनको। अमेरिका मैसेज दे सकता है, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, बट मुझे लगता है अफगान मानेंगे। अफगानों का सोचने का तरीका अलग है। वो कहेंगे भाई हमारे अपने 250 लोग मार दिए, उसका क्या करना है, who's going to give compensation। एक ज़माना था अमेरिका कॉम्पनसेशन पे करता था, अफगानिस्तान में ब्लंडर हो जाता था कभी, ब्लड मनी, ब्लड मनी दे, वहाँ रिवाज है। अब ना तो अमेरिका की औकात है और पाकिस्तान की तो खैर सोच नहीं सकते। होने को तो आदि कुछ भी हो सकता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका पैसे उनको भेजता है, अमेरिका इन्फ्लुएंस तो रखता है। ठहर जा यार, 1-1.5 हफ्ता ठहर जा, हो 2 सकता हफ्ते है, ठहर जा, हो सकता है, उसके बाद कर लेना, तेरे को कोई मना नहीं कर रहा करने को, बट जस्ट हैंग ऑन। लेकिन ये खत्म नहीं हो रही ना। अगर हफ्ते 1.5 हफ्ते में खत्म हो रही होती तो अफगानी वेट भी कर लेते। ये उनको भी तो लग रहा होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इट्स गोइंग टू गेट स्ट्रेच्ड। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि होगी है, पर पाकिस्तान करता क्या, उनका उनका डिज़ाइन ही यही है कि अंदर की प्रॉब्लम जब होती है बाहर पंगा कर लो। अब हमसे पंगा ले नहीं सकते। अब अफगानिस्तान से ले लिया, थिंकिंग कि वो ऐसे ही हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अफगान पश्तून एंड पख्तून जो प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा है, पूरे कराची से लेके वो KPK तक फैले हुए हैं। बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट 30% पश्तून हैं, उनको संभालोगे कैसे? तो आई नो शायद पाकिस्तान अगर इसके बदले में ईरान से पंगा ले लेता तो पॉसिबली ठीक रहता। अफगान चुप रहते, हम तो अभी वेट में हैं, तो शायद उनको अमेरिका भी बचाने आ जाता है, हाँ यार हमारे दोस्त से पंगा लिया, हमारे भी यहाँ पे, ये ना उधर का रहा ना इधर का रहा। और शिया सुन्नी एक इतनी डीप फिशर है, इसको जितना मर्जी ऊपर से सीमेंट लगा के इस्लाम इस्लाम करें। अभी देखिए सऊदीज़ क्या कह रहे हैं, सऊदीज़ में जो पाकिस्तान अभी मांग रहा है फौज भेजो हमारे पास, पाकिस्तान में यूनिट्स भेजना चाहता है, उसमें शियाज हैं, सो वो नहीं मान रहे। अरे द वर्स्ट इज शिया क्लेरिक्स आके गालियां दे रहे हैं। हाँ, कल देखो आसिम मुनीर ने बात ही ऐसे कर दी ना कि बीवी तेरी शिया, साला तेरा शिया, और तू कह रहा है जिनको पसंद नहीं वहां चले जाओ। आई मीन एक नई फ्रिक्शन पैदा होगी फौज के। पाकिस्तान में कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये कहता है 15%, लोग कहते हैं 20%, कुछ लोग कहते हैं 40% शिया है फौज में। पॉपुलेशन के हिसाब से तो नहीं बनता, बिकॉज पॉपुलेशन की 24-25% है। बट हाँ, अगर आप फ्रंटियर कस्टमरी को मिलाओ, फौज को मिलाओ, रेंजर को मिलाओ, देन यस, बिकॉज फिर ये लोकल एरिया में इनकी रिक्रूटमेंट होती है। गिलगित बल्तिस्तान का पूरा गिलगित स्काउट से शिया है। तो अगर इस रेशो में हम 30-40 ना करें, 25 पे भी चले गए, तो आपके 25 शिया आपसे है खुश नहीं, 12-13% पश्तून आपके साथ खुश नहीं, 5% फौज जो बलूचियों की वो आपके साथ खुश नहीं, करते करते 50% फौज तो आपको निकल गई। सिंधी वैसे नहीं आते, और JNK की जो इन्फेंट्री है, जो जिनको आज़ाद कश्मीर बटालियंस कहते हैं, वो उनका अपना डिसकंट्रोलमेंट चल रही है। तो पाकिस्तान आर्मी ने एक नया फिशर पैदा किया शिया का। ये जो कल स्टेटमेंट दे के कई चीज़ें नहीं बोली जाती, चुप रहने से काम चल जाता है, बट आई थिंक वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि। सी देयर हैज टू बी अ रीजन कि मैं ये क्यों पाकिस्तान का क्वेश्चन उठाया, ऑल्दो इट्स लिटिल फ्रिवलेस टू थिंक अबाउट पाकिस्तान, बट द शेयर फैक्ट कि आसिम मुनीर ने आके ये शिया क्लेरिक्स को ये स्टेटमेंट दिया है, देयर हैज टू बी समथिंग बिहाइंड इट ना। ऐसे ही क्यों बोलेगा वो? ऐसे तो कोई नहीं बोलता, ये सारी सोची समझी। सो देयर हैज टू बी समथिंग बिहाइंड इट कि भाई ये इस वजह से बोलना है उसको। अब इस वजह से उसने बोल तो दिया आके कि भाई साहब चले जाओ यहाँ से, अगर ये है, एंड दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट टू गिव। और आसिम मुनीर बेवकूफ तो है नहीं, उसको भी पता है उसकी आर्मी में कितने शिया है। So why would you, why would you do that? देखो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आप सिग्नलिंग या मैसेजिंग करते हो ना, वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से रिसीव होती है। मैं आपको अपने घर की एग्जांपल देता हूँ, ब्लू स्टार की। ब्लू स्टार हुआ, कुछ सिख यूनिट्स में प्रॉब्लम हुई, एक ऑफिसर को भी मारा सेंटर में, लेकिन सिख ऑफिसर्स की तरफ से कुछ नहीं हुआ, सिख जवानों ने किया, बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग जो इशू की थी वो लोअर लेवल पे बड़ी डिफरेंट सी होती है। तो आसिम मुनीर में भी सेंडिंग ए सिग्नल, 6 ऑफिसर्स भी तो हैं इसकी उसमें फौज में, उसको ऑफिसर्स कैसे रिसीव एंड परसीव करते हैं और लोअर रंग के जो जवान और हवलदार और JCOs हैं वो कैसे रिसीव करते हैं, इसमें फ़र्क होता है। Fantastic, but why would you have to come out and say something like that? अब why would you say that is Either there is a threat, वो या कुछ कहीं पे कंसोलिडेशन हो रही है,
देखो शियाज की थ्रेट तो है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर फौज का होता तो वो फौज में देता ना, अपने कोर कमांडर्स को बुला के देता। तुम खुले में बुला के क्लेरिक्स को ये थ्रेट दे रहे हो, दैट मीन्स यू नॉट थ्रेटनिंग द फौज, यू थ्रेटनिंग द सिविल सोसाइटी। हाँ, तो बिकॉज फौज और सिविल सोसाइटी इतनी गंदी तरह से इंटरमिंगल्ड है पाकिस्तान के अंदर कि वो, उसको ये बड़ा क्लियर है कि जैसे पश्तूनों ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या कहा कि हम नहीं लड़ेंगे भारत के साथ, फौजियों ने, बलोच तो खैर पहले अलग से हमने भी नहीं मारा उनको। नहीं मारा। अभी आप अगर ये अंदर जो बात चल रही थी कि अगर ईरान में पाकिस्तान पंगा लेता है, जहाँ इवन गाजा जाता है, तो अंदर गाजा के जाने पे तो सारे अपसेट थे, लेकिन उसको नैरो करके आप एंटी ईरान पे ले आए। तो अगर आप एक ईरान के खिलाफ कुछ करना चाहते हो तो आपको पता है कि घर के अंदर सिविल और फौजी शिया गदर मचाएंगे। तो दैट आल्सो इंडिकेट्स कि फिर इनका कुछ प्लान है इन्वॉल्व होने का वॉर में, फोर वॉर्न कर रहा है वो उनको। अदरवाइज वाई शुड ही, नॉर्मल दिनों में नॉर्मल हालात में ऐसा किसी आर्मी चीफ को नहीं बोलना चाहिए। दूसरा चीज, आपने बोला अगर आपको ईरान ज्यादा पसंद है वहां चले जाओ, ठीक है। व्हेन यू से, हम लोग कोई किसी को कुछ बोलता है ना, जाना पाकिस्तान चले जा, बिकॉज इट्स एन एनिमी कंट्री। या तो ये स्टेटमेंट दे के पाकिस्तान ने बेसिकली ईरान को एक एनिमी कंट्री की तरह ट्रीट करा है। और बेसिकली वो कुछ ना कुछ अंडर प्रेशर ईरान के खिलाफ शायद कर सकता है, उसकी तैयारी कर रहा है। Now how does Iran will deal with that, because that's a huge front, whatever said and done sir, पाकिस्तान का देखो सर न्यूक्लियर पावर है, वी आर मच बिगर देन ईरान, मच स्ट्रॉन्गर देन ईरान, हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है, फॉर अस टू डील विद पाकिस्तान इज मच इजियर। ईरान के लिए तो पाकिस्तान विल बी अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग थ्रेट। पर ईरान भी तो सुसाइडल है ना। फिर मैं अगर ट्रंप हूं तो मैं तो कोशिश तो ये करूंगा कि मैं ईरान के ऊपर न्यूक ना मैं मारूं, ना इसराइल मारे, पाकिस्तान मारे। देखो, इनको इनसे लड़ाने की पॉलिसी, मुस्लिम से मुस्लिम को लड़ाने की पॉलिसी वेस्ट की शुरू से है, इनको टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर न्यूक ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है और तेरे पास तीन ऑप्शन है वहाँ पे, इसराइल का न्यूक है, मेरा अपना अमेरिका का अपना न्यूक है, और पाकिस्तान का न्यूक है, तो हमको कुछ भी पैसे फेंक के फेवर करके हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से कांड करवाएं, और फिर हम यहाँ से निकल जाएं और ये पूरा वेस्ट एशिया में आग लगी रहे। वेस्ट एशिया वाली आग थोड़ी ईस्ट की तरफ आ जाए और इसराइल फिर अपना रिकन्स्ट्रक्शन रीबिल्डिंग में लग जाए साइड पे, ये लड़ रहे आपस में। उसमें दो तीन फायदे हैं। एक तो क्या कि आप पे वो तो बात लग गया कि ईरान किसको ठोकेगा, वो तो पढ़ते ही पहले इसराइल को ठोकेगा, बट आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया। दूसरा यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी आपने ठूस करवा दी, क्योंकि पाकिस्तान को भी अमेरिका वैसे परसीव करता कि एक दिन ये नेक्स्ट ईरान है। तो अगर आप दोनों को लड़ा दो आपस में और उसमें दोनों का तबाही हो जाए, पाकिस्तान की भी ईरान की भी, सूट से वेस्ट उनको क्या फर्क पड़ता है। ये बड़ा एक टेढ़ा ऑप्शन है। एक और चीज है इसमें, इसमें जो एक यूनिटी निकली थी ना उम्मा के अंदर, स्पेशली खुमैनी के बाद, उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। वो तो और इसने डेंट मार दिया है। वो दिस इज गॉन थ्रू द अरब वर्ल्ड, सबने देखा होगा ये आसिम मुनीर ने बोला क्या है। वो गया है। और आप ये भी इमेजिन कीजिए व्हाट हैपेंस इफ सम पाकिस्तानी जनरल टेक्स अ डिसीजन एंड टेक्स पंगा विद ईरान, अमेरिका के कहने पे, तो इस मैटर ऑफ फर्स्ट बुलेट बीइंग फायर्ड ना। क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी वैसे भी अमेरिकन के पास जाके बड़ा लॉबिंग करते हैं या कि साहब ये आसिम मुनीर आपकी बात नहीं सुन रहा, मेरे को लगा दो, मैं सारा कर दूंगा। ये करते हैं, देव डन इट बिफोर आल्सो। आसिम मुनीर, बाय द वे आपको याद है बाजवा किसी और को लेके गया था चीफ बनाने के लिए। हाँ, बाजवा वेंट टू अमेरिका, डिडंट वांट आसिम मुनीर टू कम अप, एंड वो अमेरिका किसी और को लेके गया था चीफ बनाने के लिए। बीच में ये आ गया, तो इसने, एंड उसके बाद सीधा ही बिकेम फेवरेट फील्ड मार्शल। तो इसने ऑब्वियसली कहीं जाके वहां पर करा हो, सर मेरे को लगा दो, मैं जो बोलोगे मैं करूंगा, ये वो एंड ऑल दैट, ही वुड हैव डन समथिंग। तो ये मेरे को एक, अब नाउ इफ दैट इज द केस, देन तो ईरान के ऊपर इनको अटैक करना ही पड़ेगा। तभी तो वो क्लैरिक्स पे बात कर रहे हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ बन रहा है माहौल, दैट्स व्हाई इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड। बाकी देखो, इमरान ने अमेरिका को गाली निकाली थी, और इमरान का एंटी था मुनीर, DJISI जब थे रिमूव किया गया, तो एक नेचुरल चॉइस बनती थी अमेरिकन के लिए कि एक एंटी इमरान फौज के अंदर खड़ा किया जाए। हालांकि बाजवा का भी लास्ट में इमरान से ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था, बट बाजवा वाज स्टिल ओके विद इमरान, दिस गाय वाज अगेंस्ट हिम, तो दिस अ पॉसिबिलिटी।
पैसा बड़ा कुछ करवाता है। बिकॉज इवन द मिडल ईस्ट जो है दे वुड वांट दैट टू हैपन ना, कि यार तुम लड़ो उधर पे, पैसे क्या तेरे को साले पैसे किसके देते हैं, लड़। हाँ हाँ, लेकिन कैपेबिलिटी की बात है ना, फिर तबाही है आदि, फिर तबाही है। वो पता चला कि सी पाकिस्तान एक क्रेडिबल पावर है जिसके पास 100 225 हजार 170 के आसपास न्यूक्स हैं इनके पास। नहीं, मैं टैंक्स की बात कर रहा हूँ। हम्म, है इनके पास 2 2.5 3 हजार टैंक्स हैं, या इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, इनके पास ये सब कुछ है। तो एक फ्रंट तो बड़ा क्रेडिबल खोल सकते हैं ईरान के ऊपर। लेकिन वो 2-2.5 टैंक के हमारे यहाँ से हटाएंगे, हटानी पड़ेंगे ना सर। तो फिर तो फिर अगर फिर आपको तो ये करना है तो फिर तो हटाना वो ही तो बड़ा, पड़ेगा। तो इसलिए एक इजी ऑप्शन उनके पास ये है कि हम वो टैंक बैटल में ना पड़े और एक एयर वॉर, एयर वॉर, मिसाइल वॉर स्टार्ट कर दें। कुछ F-16 की मिसाइल्स और बॉम्ब तो फटाफट आ देंगी। वो तो अमेरिका खुद देगा। पकड़ यार तू दे- दे- 500 दे- बॉम्ब पकड़, शुरू हो जा। या इज इट और हो भी सकता है कि ऑलरेडी आ भी चुका हो। पॉसिबल? इतनी देर से बिल्डअप चल रहा है वेस्ट इसमें, एशिया में, तो हो सकता है। आ भी चुका हो। हम्म, तो तभी दिस इज वन प्लेस वेयर आई सी इसके पास अभी भी अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं। यस यस। ईरान का बेसिक सिंपल ऑप्शन है कीप फायरिंग, ठीक है, कीप फायरिंग एंड कीप हिटिंग, कीप उसको मैच करके रखो एंड प्रोपेगेंडा में चलाओ। उसके बाद इसके पास अभी एक क्रेडिबल ऑप्शन है। अगर पाकिस्तान बैठ जाता है, नहीं करता, फिर इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। या नाउ ये जो अरब्स हैं अभी, इनके भी स्टेटमेंट्स हार्डन हो रहे हैं सर। दे आर, आई मीन यू कैन सी अ सर्टेन सेंस ऑफ एंगर। सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट, कतर का स्टेटमेंट, बाय द वे, कतर इज पिस्ड ऑफ, ठीक गैस है। उड़ा दिया उसका भाई ने। एंड कतर इज पिस्ड ऑफ टू अ पॉइंट कि गैस अलग है सर, वो हमास के बंदों को सारा अरेस्ट कर रहा है वहां पर। तो ये जो एक सी चेंज आ रहा है यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर, व्हाटएवर सेंड है, इनके एटीट्यूड सबके चेंज हो जाएंगे। जो पहले वो हबीबी, वो हबीबी से यार, Yeah. हबीबी 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 प्लीज यार, you know it'll become that, it'll change a little bit. How do you see that impacting this entire region? देखो, अमेरिका की रेपुटेशन उस मामले में तो हिट हुई है, इन द सेंस कि अरब वर्ल्ड ये बिलीव करता है कि अमेरिका ने उनको नहीं बचाया। क्या अमेरिका यही चाहता था कि भैया इनको थोड़ी मार पड़े, क्योंकि ये भाग रहे थे चाइना की तरफ, तो खाओ। हो सकता है, लेकिन फिर अगर देखो आप, अगर हम इसराइल यूएई वाला जो एक्सिस बन रहा था, जो कि प्रो यूएस ही रहना था, तो उसके अगेंस्ट भी तो थे सऊदीज और कतर और ये सारे। बट फिर भी मार पड़ गई इनको। हाँ, तो ठीक है ना फिर और ठीक है, तो खाओ। कुट्टो कुट्टो, फिर बिल्कुल सही बात है। बट यूएई को पड़ी, ठीक है, दैट इज आई थिंक पार्ट As a, ऑफ। if I was America, I would say अच्छा। हाँ ठीक है, पर इसमें लॉन्ग टर्म हो सकता है आदि, अगर अमेरिका ने रियली कुछ नहीं किया और पाकिस्तान ने भी अरब का कोई साथ नहीं दिया, तो अब फ्यूचर में जब सेटल होगा, ये जब भी सेटल होगा, ये सारा टूटा होगा, ये टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। और इनकी जो OIC ये वो सब होमा का खत्म। चुम्मा खत्म है फिर। और आपस में लोकल लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो ही रही है ना। देखो ईरान है आज 8 कंट्रीज से लड़ रहा है अकेले, तो यूएस और अमेरिका इसराइल को साइड पे कर दो, तो जिनको मार पड़ी है अभी, चाहे वो यूएई है, चाहे सऊदी है, चाहे कतर है, जहाँ बॉम्ब गिरे हैं, और कतर के साथ इनके गैस का डिस्प्यूट पहले भी है, तो हो सकता है छोटी सी लड़ाई लोकल शुरू हो जाए, खास करके जब अगर ISIS बीच में आ गई, कुछ हो, तो होल एरिया इज गोइंग टू गो अप इन फ्लेम्स। यही शुरू में हम सभी कह रहे थे यार यहाँ ये बड़ा गदर मचने वाला है। तो एंड ऑफ डे पता चला कि वेस्ट एशिया की रेलेवेंस खत्म होगी। वेस्ट एशिया की रेलेवेंस क्या है? तेल, गैस, फर्टिलाइजर, और ये ऑफ कोर्स बड़े बिजनेस सेंटर्स बन गए थे यहाँ पे, दुबई वगैरह, अबू धाबी में बिजनेस सेंटर्स का है कुछ, दे कैन गो एनीवेयर। अगर यहाँ की ये ऑयल डोमिनेंस खत्म हो जाती है और अल्टरनेट जो सोर्सेज निकल रहे हैं, चाहे अल्जीरिया में निकल रहा है, चाहे अमेरिका में, अमेरिका देखो $7 मिलियन बैरल से बोल रहे थे, बट अमेरिका में अगर $7 मिलियन आदि पंप कर रहा है, तो वहाँ की गैस प्राइसेस क्यों ऊपर जा रहे हैं? इज इट फॉर द वॉर एफर्ट? आई मीन अदरवाइज ऑयल इज वेरी स्केची ना सर, वो इमोशंस पे भी बढ़ जाता है सारा। हाँ पॉसिबल, बट देन यू हैव नाइजीरिया प्रोड्यूसिंग, देन यू हैव अफ्रीका तो स्टार्ट हो रहा है, कैरिबियन में भी तेल निकल रहा है, हमारा अपना निकल रहा है। तो अगर ऐसा ये 2-3 साल अगर ये अनरेस्टेड चलता रहा, और जैसे हमारी हमारी अंडमान की एक्सप्लोरेशन है उसको हमें तेज़ करना पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल में तेल है, सबको पता है। तो अगर ये हो गया, तो पता चला कि जब तक वेस्ट एशिया जब स्टेबलाइज हुआ, तो तब उनकी रेलेवेंस खत्म होगी। पीपल विल से यार गो टू हेल, हम क्यों लें तुमसे, छोड़ो परे। देखो ना अल्जीरिया कहाँ बैठा हुआ है, अगर वो वहाँ से यूरोप को सप्लाई करना शुरू करते, और अमेरिका भी यूरोप को सप्लाई कर रहा है,
रशिया ना भी करे क्योंकि ट्रांसकैस्पियन तो पहले जो इस तरफ जा रहा था तेल, हाँ तो इधर वो भी नहीं, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड दिस वे। तो फिर रेलेवेंस किसकी खत्म होगी? वेस्ट एशिया की रेलेवेंस खत्म होने का एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये इनकी ग्लोबल जिहाद फंडिंग में फ़र्क पड़ जाएगा, जो ये दुनिया भर में कतर नेपाल वालों को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। जैसे जापान में जाके इन्वेस्टमेंट हो रही है कि तुम वहाँ लोगों को मोमिन बना दो, दैट ड्रामा विल स्टॉप। बट आफ्टर वन स्टेज जब स्टारवेशन बढ़ेगी तो देन यू हैव मोर जिहादीज कमिंग आउट, जैसे कि हमने सीरिया में होते हुए देखा, लीबिया में होते हुए देखा। तो जैसे कल लोग उसने बड़ा सही बात की थी ना कि यार कलयुग है, इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि सब पीसफुल हो गया। वो असुर और देवताओं की लड़ाइयाँ यहाँ चलती रहेंगी, जगह शिफ्ट हो जाएगी, रूपरेखा बदलेगी। वर्ल्ड पीस नाम की जो कुल्फी है ना, वो खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वेस्ट एशिया गेटिंग इम्पोविश्ड, और उसको क्या कहते हैं उसको, अगर इनका सोर्सेज ऑफ रेलिवेंस सब खत्म हो जाती है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, तो उसके बाद यहाँ से जिहादी ही निकलेंगे। और जिहादी निकलेंगे, और इनकी लोकेशन भी ऐसी है, मिडिल ईस्ट जो क्यों कहते हैं इसको, यहाँ से यू कैन गो एवरीवेयर। यहाँ से निकल के आप अफ्रीका जा सकते हो, आप यूरोप घुस सकते हो, आप यूरेशिया जा सकते हो, आप एशिया में आ सकते हो, यू आर सिटिंग एट अ प्लेस। तो फिर क्या है कि पीस तो नहीं बना ना। तो ये जो पूरा ड्रामा हुआ, इतने लोग मरेंगे, इतनी बिल्डिंग, एंड क्या निकला? कुछ में इनकंक्लूसिव लड़ाई। इसमें एक ही अभी फैक्टर, एक प्लेयर है जो चूंचड़ाएं कर रहा है बट कुछ गुस्सा नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान से कम, वो थोड़ा सहमा हुआ है, विच इज टर्की, राइट। उसके ऊपर एक आधा मिसाइल भी फेंकी है इसने, ठीक है, उसने वहां पर रोक ली। उसके बाद उसने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट भी दिया। फिर वो उसने देखा यार सारा इसका तो रिएक्शन गलत आ रहा है, तो देन ही वेंट बैक इजराइल, ये वो अमेरिका को गाली नहीं देता, इजराइल को दे रहा है। ये एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं ना कहीं एक वो जो उम्मा का गेम खेलने की कोशिश करता है। इसने बीच में फ्लोट भी करा था इस्लामिक नेटो, इसने सब कुछ ये ट्राई कर लिया कि भाई कहीं पे कुछ मैं घुस जाऊं इस रीजन के अंदर, मेरा एक इन्फ्लुएंस आ जाए। अमेरिका क्या चाहेगा सर टर्की से? देखो, टर्की और सऊदीज की तो पुरानी लड़ाई है। वो चाहता है कि कैलिफेट हमारे पास होती थी तो दोबारा हमारे पास आए, और सऊदी अरब ये कहते हैं कि वही हमारे पास तो मक्का मदीना है। और टर्की ने एक बार कैप्चर भी किया था, दे हैड कैप्चर्ड पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया। तो ये इनकी इंटरफेथ, तो इनके ऐसा सेम फेथ के अंदर जो इनकी स्ट्रगल है वो चलती रहेगी। तो ऐसी वाली फ्रिक्शंस को अमेरिका हमेशा बुनाता है। आपको पता है कि टर्की हमेशा अमेरिका को तंग भी करता है, नेटो में रह के भी मुंह खोल देता है कभी फ्रांस की तरह। अगर दो ही कंट्रीज हैं जो अमेरिका के खिलाफ बोलती थी नेटो में, एक फ्रांस था, एक टर्की। वेस्टर्न ब्लॉक में होते हुए भी आप बात करते हो कभी एंटी अमेरिका। तो टर्की आई थिंक वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, पहले चूंचा किया, फूफा किया, जब मिसाइल आई तो उसके बाद उसने साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस में F-16 अपने डिप्लॉय कर दिए। बट टर्की विल बी टू हैप्पी टू सी अरब्स किलिंग ईच अदर, कि ये मरें कुटें इतने वीक हो जाएं कि टर्की बिकम्स द, जो भी इस्लामिक जो भी बची उसके बाद उसका कुछ भी नाम बना रहा है उसका बॉस। और वही बात है कि अगर हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो टर्की पॉपकॉर्न नहीं खा रहा, बिकॉज उसके ऊपर मिसाइल्स आई हैं, आ भी सकती हैं। बट आई थिंक टर्की इज ट्राइंग टू स्टे आउट ऑफ दिस आज की डेट में। एट द सेम टाइम इट वांट्स टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट एशिया, दैट सूट्स टर्कीज एम। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ओनली टाइम विल टेल। अमेरिका आल्सो डजंट ट्रस्ट टर्की। और टर्की में चाइनीज और रशियन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, उनका न्यूक्लियर पावर एज बनाते हैं सारे। तो टर्की भी अपने कहते हैं ना उसको, क्योंकि उसको ठप्पा लगा हुआ है कि वो वेस्टर्न पार्ट नेटो में है, वेस्टर्न ब्लॉक में है। अदरवाइज आई थिंक ट्राइंग टू बी, जैसे हम है ना, हम तो खैर है ही, वी आर नॉट इन द वेस्टर्न ब्लॉक या एट ऑल, हम तो टोटली क्लियर कट बाहर है ना, ये बाहर तो नहीं है। बट अगर कल को ऐसी स्टेज आती है कि टर्की को अमेरिका कहे तू आ जा भाई, अगर जहाज अमेरिका की फ्लीट पे अटैक हो गया आज सपोज, तो देखो इजराइल तो नेटो नहीं है, इजराइल पे हो रहा फर्क नहीं। जब टर्की का मिसाइल गिर गई सपोज, तो फिर तो नेटो की आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो गया ना, अटैक ऑन वन कंट्रीज, अटैक ऑन एवरीबॉडी। उधर से नेटो कहता है हमने लड़ना नहीं। तो पता चला है नेटो भी टूट रहा है और वेस्ट एशिया वैसे हो गया। और फॉर जब तक इजराइल अपने को रीबिल्ड नहीं करता तो टर्की विल लाइक टू बिकम द बॉस ऑफ द होल एरिया।
which is west of West Asia. वो भी तो नेक्स्ट वॉर है ना सर, वो- बिटवीन इजराइल एंड टर्की। वो भी है। वो तो तब कब बात हुई थी जब ये सीरिया गिरा था। अल्टीमेटली वो होना ही होना है, हमारा चाइना के साथ इनका आपस में होना ही है एट सम स्टेज। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग, हाँ हम ये एक्सपेक्ट करेंगे 2 साल के बाद टूट फूट के लड़ झगड़ के थोड़ा सा रुकेंगे, दुनिया में एब्सोल्यूट पीस होगा, आई डोंट थिंक सो। ये जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है ना सर, वर्ल्ड वार शुरू हुई थी ना, दैट इज वेयर द गेम स्टार्टेड। वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी, इनफैक्ट कोविड से ही वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी विद अ बायोलॉजिकल अटैक। तो उसके बाद ये कहाँ सर, 22 में तो ये शुरू हो गया था, तो ये शुरू हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद चल ही रहा है। इट्स बीन यस, every 2 years, every year something or the other has just one front is opened. अब देखिए यूक्रेन का जब लड़ाई शुरू हुई, सबसे पहला इम्पैक्ट जो अनाज वनाज का तो वो हुआ, क्योंकि हम लोग इसमें हैं इंडस्ट्री में, तो पेपर का कॉस्टिंग 30% बढ़ा पहले 1 साल में, बाद में थोड़ा स्टेबल हुआ। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते तीसरा हफ्ता चल रहा है अमेरिका और इसका ईरान का, तो पेपर की कॉस्ट 20% फिर बढ़ गई। तो हमें तेल और गैस के अलावा फर्टिलाइज़र, जो मेन फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी खेती की कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी फूड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और पेपर की वजह, तो हर चीज़, दवाइयाँ, हम लोग लकी हैं कि हम लोग अपनी जेनरिक मेडिसिन खुद ही बनाते हैं। दुनिया भर में देखो, और जेनरिक मेडिसिन भी पेट्रोलियम, और जो क्या होता है उसका जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, तेल सब निकालने, डीजल एलपीजी वगैरह निकालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे फर्टिलाइज़र बीच में उसका इनपुट होता है फर्टिलाइजर्स में। तो अगर वो महंगा होता है तो यू सी द चेन रिएक्शन। It's an amazing time to be around, and an amazing time to be a geopolitical ready watcher, analyst, or whatever you want to call this. It is quite amazing. Thank you sir, मिलके तो बहुत अच्छा लगा obviously, and this was a very interesting session. इसको हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो और भी मैं पूछ सकता हूँ, बट इसको कंटिन्यू करेंगे कल शाम को, देखो by that time 24 hours pass, 36 hours pass हो चुके होंगे from America so called deadline, and ईरान का जो रिएक्शन है, क्या नहीं है, it will happen, and day by day हम देख रहे हैं कि भाई the situation is becoming, you know, the world just changes a little bit every day, just a little bit every day, and अभी तो हम बचे हुए हैं, we've been warning on this channel कि हाँ बचे हुए हैं, good work is happening, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, but don't be surprised, इसका blowback कहीं ना कहीं आएगा, ऑलरेडी आ रहा है कुछ सेक्टर्स के अंदर, बट ज़्यादा सेक्टर्स में आ सकता है, डोंट बी सरप्राइज्ड ऑफ इट, एंड जैसे सर बोल रहे हैं, वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल बैटल, तो उसमें ये चीज़ें तो होंगी, समथिंग दैट विल हैपन, एंड ऑमिनसली टाइम देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज बिटवीन 1914 एंड 1919, ठीक है, उसके बाद 1914 से इंसिडेंट शुरू हो गए थे, इधर उधर ऑल दैट नॉनसेंस हैड स्टार्टेड ऑफ। मेन अगर आप बोले चले बैटल 1718 में हुई एंड 1919 में खत्म हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अगर आप देखें, the damn thing actually started in 1933, ठीक है, जो जापानीज ने शुरू करा था चाइना के साथ 1933 में, हम लोग बोलते हैं सितंबर 1 1939 में अटैक हुआ था जब पोलैंड पे टैंक्स चढ़े थे, बट एक्चुअली द फर्स्ट वॉर स्टार्टेड इन 1933, 1 मार्च, जब जापान ने चाइना के मंचूरिया पे अटैक किया था, उस टाइम पे मांचू किंगडम पे अटैक किया था, एंड ही वेंट इनटू लिटिल प्लेसेस ऑफ साइबेरिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में उसका कैंपेन शुरू हो चुका था, एंड उस टाइम पे हिटलर और ये लोग बढ़ रहे थे, बट 1937 तक चेकोस्लोवाकिया एंड ऑल दैट हैपेंड, जापान वाज हियर एंड ब्रिटिश दरवाजों पे खड़ा हो गया, so whole lot of things happened before the so called main battle, and main battle में भी अगर आप देखें सर, 41 के बाद अमेरिका घुसा है, सो अगर आप वर्ल्ड वॉर मेन प्लेयर नहीं बन के घुसा, जैसे साइड, ठीक है ना, वो यूरोपियन थिएटर में इस तरह वो मेन प्लेयर था, तो एक बड़ा it's a, you know, to create a line like that and say कि भैया ये देखो ये स्टार्ट हो गया, it's very difficult, so, you know, बाद में आप डेट्स डिसाइड कर सकते हो हिस्ट्री लिखने के लिए, बट ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है, so let's not say कि भैया 1 घंटी बजेगी और okay world war is now declared, वो नहीं होगा, we are in that chain, and this chain is what we've been trying to analyze. Yes, thank you all, like, subscribe and share this with your friends and families, and of course next time आप हमको देखेंगे, you will see us with a in the screen, but वो क्या काली लाइन के बीच में, but it's always a pleasure meeting you sir, and of course you know, interacting, and thank you so much. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.